चलें बेटा, आप जैसा कि तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, एक मरतबा दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर फिजिक्स की डेफिनेशन मेंशन हो रही है। चैट पर अगर रिप्लाई कर देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी, ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं और मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम क्लास का बाकायदा आगाज़ कर दें। तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन पर फिजिक्स की डेफिनेशन मेंशन हो रही है बेटा? ठीक है। क्या पढ़ी थी? अब देखिए, इसमें ज़रा मैंने थोड़ा सा इसको और इसका इंट्रोडक्शन और मैंने ब्रीफ में लिख दिया है कि द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकोस। ग्रीक वर्ड क्या है कि पुराने दौर में, पुराने अल्फाजों में जो लफ्ज इस्तेमाल होता था वो बेसिकली क्या होता था? फिजिकोस होता था, फिजिकोस। और फिजिकोस का मतलब क्या है? नेचुरल है। फिजिकोस का मतलब क्या है? नेचुरल है बेटा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको ये वर्ड दिख रहा है फिजिकोस, दिख रहा है बेटा? ये वर्ड जो है वो फिजिकोस, एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फिजिकोस। एक सेकंड, जरा मैं मार्कर सेलेक्ट कर लूँ। एक वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे बेटा, फिजिकोस। ये एक वर्ड ये दिख रहा है, और फिर दूसरा वर्ड दिख रहा है नेचुरल। क्या कहते हैं कि द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नेचुरल। नाउ इट इज डिफाइंड एज, तो फिजिक्स जो वर्ड है बेटा वो किससे लिया गया है? फिजिकोस से लिया गया है। और फिजिक्स के मीनिंग क्या है? नेचुरल के हैं। और नेचुरल, जैसा कि मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट डू यू नो अबाउट साइंस और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, तो आपने क्या डेफिनेशन याद की थी बेटा? क्या डेफिनेशन याद की थी? शाबाश बताएं। आपने डेफिनेशन याद की थी कि सर, साइंस इज ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमेना। साइंस इज ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमेना। अब जरा देखें, इसको हम मजीद आगे लेकर जा रहे हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन देखें जरा क्या है। लास्ट टाइम भी हमने, बिल्कुल अरुणा का रिप्लाई सही आया कि फिजिक्स इज ऑब्जर्व्ड नेचुरल फिनोमेना, कि जहाँ कुदरती मुजाहिदा हो रहा है उसके बारे में सोचेंगे तो वो नेचुरल फिनोमेना कहलाएगा। फिर फिजिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच ऑफर्स द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी along with the interaction between them. मैटर एंड एनर्जी along with the interaction between them, कि फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है बेटा कि जिसके अंदर जो है वो हम मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और इनका इंटरेक्शन क्या है, मैटर के इंटरेक्शन एनर्जी के साथ क्या है बेटा, और एनर्जी का इंटरेक्शन मैटर के साथ क्या है। तो हम जहाँ पर ये स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी? फिजिक्स कहलाएगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब जरा आए मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, किस पे आ जाए? मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अजान होती है शायद। अच्छा देखें भाई, मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, तो मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की कंडीशन पे क्या आएगा कि हमने कल भी पढ़ा था। अजान हो रही है, हम 1-2 मिनट के लिए रुक रहे हैं बेटा, अजान कंप्लीट हो जाए जब तक। आप स्क्रीन पर जरा ये देखें, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। नंबर 1 क्या है? शाबाश, नंबर 1 क्या है? मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, बायोफिजिक्स है और एस्ट्रोफिजिक्स है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? ये सर हमने कल आपकी पढ़ा था। आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं जरा इसका हेडफोन दोबारा चेक करता हूँ। अब बताएं, क्या तमाम स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही है? क्या सर तमाम स्टूडेंट्स को आपकी आवाज आवाज क्लियर? बहुत कट रही है। हाँ तो बेटा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब देखें जरा तमाम स्टूडेंट्स, नंबर 1 ब्रांच क्या है बेटा? मैकेनिक्स से। नंबर 1, अब आ रही है आवाज क्लियर तमाम स्टूडेंट्स को बेटा? क्या एवरीवन लिसन माय वॉइस क्लियरली और नॉट? ओके, अब आ रही है आवाज। नंबर 1 क्या है? मैकेनिक्स। कल ही पढ़ा था कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, कि जहां पे हम ऑब्जेक्ट की हरकत के बारे में पढ़ेंगे,
जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की किसके बारे में पढ़ेंगे, हरकत के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो विद रेफरेंस ऑफ फोर्स के नतीजे में हो, चाहे वो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स के नतीजे में हो। कौन सी ब्रांच कहलाएगी, मैकेनिक्स कहलाएगी। फिर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच हम डिस्कस करेंगे। इट इज कंसर्न विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऐसा फिनोमेना, ऐसा मुजाहिरा जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के इफेक्ट वहां पर क्या हो रहे हो बेटा, जाहिर हो रहे हो, वो ब्रांच क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। जिसकी मिसाल हमने क्या दी थी कि अगर कोई बल्ब या कोई सेवर ग्लो कर रहा है, रोशन हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब है उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट बनता है, और करंट की बिहाफ पर ही वो सेवर या बल्ब ऑन हो पाएगा। अगली ब्रांच क्या है शाबाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट ब्रांच क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज एंड मेथड दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसकी हमने मिसाल भी दी थी आपको कि अगर आप एक पेपर ले लें और उसको फोल्ड करके एक कोर टाइप बना लें और उसके ऊपर क्या करें, वायर को वाउंड करके वायर का एक एंड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, वायर का दूसरा एंड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, स्विच को ऑन कर दें। जैसे ही वायर में करंट फ्लो होगा तो वहां पे करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो आप देखेंगे जब उसके करीब कोई मेटल की चीज लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा। स्विच ऑन करेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, स्विच ऑफ करेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब स्विच ऑन करने पर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, स्विच ऑफ करने पर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वो डिमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ब्रांच क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज एंड मेथड दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कि जहाँ पे ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा किया जाए, प्रिंसिपल उसूलों को पढ़ा जाए, लॉज उनके कानून को देखा जाए, और मेथड ऐसे तरीके का इस्तेमाल किए जाएं जहाँ पे क्या चीजें आ रही हो, इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो और मैग्नेटिज्म आ रहा हो। तो वो ब्रांच क्या कहलाती है बेटा फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है? चैट पर रिप्लाई करें ताकि मुझे आपकी एग्जिस्टेंस का कंफर्म हो जाए कि आप लोग ऑनलाइन मौजूद हैं। चैट पर यस का रिप्लाई कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अगली ब्रांच क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अगर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जैसे कि मैंने कल आपको एक क्यूब बना के दिखाया था और मैंने किसकी मिसाल दी थी, एक शुगर के क्रिस्टल की मिसाल। मैंने किसकी मिसाल दी थी, एक शुगर के क्रिस्टल की मिसाल दी थी कि अगर आप शुगर का एक क्रिस्टल देखें, सही है, तो आप देखें वो क्यूबिक फॉर्म में होता है, सही है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी कि इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल। कि ऐसे ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वो ब्रांच है बेटा कि जहां पे हम क्या करेंगे, किसी भी सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कंसर्न करेंगे, वो ब्रांच क्या कहलाएगी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाएगी। एटॉमिक फिजिक्स नाम से ही जाहिर है कि इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। कि जहां पर हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, जहां पर हम एटम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, तो वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी, एटॉमिक फिजिक्स कहलाएगी। जैसे कि हमने बताया था कि अगर कोई एटम है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो आंसर इज डेट, देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो बेसिकली ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें ना, उसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे हैं। तो जहां पे हम एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक फिजिक्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक फिजिक्स कहलाएगा। अगली ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। कल भी बताया था कि एक एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और एक से ज्यादा एटम आएंगे तो उनके न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई कहेंगे। उनके न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई कहेंगे। तो एक से ज्यादा एटम होंगे तो उस एक एटम का सेंटर न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा एटम के सेंटर जब आपस में मिलेंगे या रिएक्शन कराएंगे तो वो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। न्यूक्लियस सिंगुलर फॉर्म है, न्यूक्लियाई उसकी प्लूरल फॉर्म है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। कि जहां पर हम एटम के जो रिएक्शन, एटम का एक न्यूक्लियस जब दूसरे एटम के न्यूक्लियस से रिएक्ट होगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो वहां पे उसकी स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को और रिएक्शन को जब डिस्कस करेंगे वो क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा,
न्यूक्लियर फिजिक्स। अगली ब्रांच पर हम जा रहे हैं, ब्रांच नंबर 7 है प्लाज्मा फिजिक्स। अगर हम प्लाज्मा फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें बेटा, किसकी बात करें, शाबाश, प्लाज्मा फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो हमने कल पढ़ाया था कि आपने प्लाज्मा को, अगर हम बात करें कि आपने पहली मरतबा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रैक्टिकल में, सही है, आपने कॉपर सल्फेट लिया था जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसमें आपने कंटेनर में उसको डालने के बाद आपने उसके अंदर एक कैथोड की रोड इंसर्ट की थी और दूसरी एनोड की प्लेट इंसर्ट की थी। कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट आपने ली थी, सही है बेटा। तो फिर जब उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट में जब करंट को पास कराया था तो वो क्या हो गया था, कॉपर पॉजिटिव आयन में टूट गया था, सल्फेट नेगेटिव आयन में टूट गया था। फिर हमने कल मिसाल दी थी कि आपने केमिस्ट्री में एक फिनोमेना डिस्कस किया था कि जब भी हम करंट पानी में से गुजारते हैं तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन अपने पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन अपने नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है। तो बेटा बेसिकली ये क्या कहलाते, ये ब्रेक कैसे होते हैं, जब इनमें से करंट गुजारते हैं तो एटम हाईली आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उनकी आयोनाइजेशन पावर बढ़ जाती है। हाईली आयोनाइज्ड होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो बेटा इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो यहाँ देखें प्लाज्मा फिजिक्स में भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम। It is concerned with the properties of highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei and electron. तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे हम हाईली आयोनाइज एटम की स्टडी करेंगे वो ब्रांच बेटा क्या कहलाएगी, प्लाज्मा फिजिक्स कहलाएगी। अगली ब्रांच है बायोफिजिक्स। नाम से ही जाहिर है कि जहाँ पे आप जो है बेटा, इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। जहाँ पे बायोफिजिकल सिस्टम होंगे या उनके स्ट्रक्चर होंगे, उनके फिजिकल मेथड को आप स्टडी करेंगे तो बेसिकली क्या कहलाएगा, बायोफिजिक्स कहलाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, इट इस नाम से जाहिर है, एस्ट्रोफिजिक्स इल्म फलकियात, फलक का इल्म, जहाँ पे स्टार्स को डिस्कस करते हैं, मून को डिस्कस करते हैं, सन को डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम क्या है, बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। ये तमाम क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज यानी सन, स्टार, मून, इन तमाम की जब डिस्कशन करेंगे तो बेटा वो किस ब्रांच में आएगी, एस्ट्रोफिजिक्स में आएगी। Everyone clear topic of physics and branch of physics? रिप्लाई करें बेटा जरा चैट पर ताकि मुझे आइडिया हो जाए, मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। अब जरा देखें आपके सामने एक हेडिंग है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। तमाम स्टूडेंट्स के सामने एक हेडिंग मेंशन हुई हुई है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में या आपकी डेली रूटीन में इस फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आप देखें कुछ बच्चे जो है वो लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो मोबाइल के जरिए लेक्चर को कंडक्ट कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द पे देखें फैन भी मौजूद है, लाइट भी मौजूद है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं बेटा जो किसके मरहूने मिन्नत है, फिजिक्स के मरहूने मिन्नत है। तो इन आवर डेली लाइफ वी यूज मैनी थिंग एज अ रूटीन। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, बट वी सेल्डम थिंक हाउ दे आर मेड। वी यूज सेवरल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन आवर होम। तो आपको देखें अक्सर दिखेगा कि आपके घरों में मुख्तलिफ जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, जूसर है, ग्राइंडर है और एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीजें बेटा क्या है, यकीनन इनकी फिजिक्स की स्टडी हुई है, फिजिक्स के ऊपर वर्क हुआ है, तो ये तमाम चीजें क्या हुई है, इन्वेंट हुई हैं। दे ऑल यूज इलेक्ट्रिक पावर। ये तमाम की तमाम मशीनरीज, ये तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स, ये तमाम के तमाम अप्लायंसेस किससे बेटा चलती हैं, इलेक्ट्रिक पावर, बिजली की ताकत से चलती हैं। वी यूज बसेस, कार, रेलवे, कैरेजेस, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिर आप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर बेटा फासला कवर करने के लिए आप जो है वो बाइक यूज कर रहे हैं, कार्स यूज कर रहे हैं, रेलवे कैरेजेस यूज कर रहे हैं, एरोप्लेन्स यूज कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर रन बाय इंजन। और ये किसके जरिए चलते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रही हैं। तो ये तमाम व्हीकल्स किसकी मदद से चल रहे हैं बेटा, इंजन की मदद से चल रहे हैं। इसकी मदद से चल रहे हैं, इंजन की हेल्प से चल रहे हैं। इंजन ऑफ दीज व्हीकल आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जितने भी इंजन हैं वो बेसिकली जो है जितने भी इंजन है बेटा वो कैसे डिजाइन किए जाते हैं, थर्मोडायनेमिक के उसूल पर डिजाइन किए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे हीट के चैप्टर में।
थर्म का मतलब होता है हरारत, डायनामिक का मतलब क्या होता है, हरकत। तो थर्मोडायनेमिक्स से हरारत की वजह से जो हरकत आ रही है, यानी टेम्परेचर। आपने देखा होगा पुराने जमानों की फिल्मों में, अगर आपने कोई मूवीज वगैरह देखी जो बहुत पुराने जमाने यानी कि आपके पेरेंट्स के टाइम की मूवी हो, तो उसमें अक्सर आप देखते थे ट्रेन चल रही होती थी, और ट्रेन चल रही है तो इंजन के अंदर देखें आप कोयले डाल रहे होते थे। इंजन के अंदर क्या डाल रहे होते थे, कोयले। तो वो जब इंजन के अंदर रेड हॉट कोयले उसमें डालते थे, कोल को यूज करते थे, तो उसकी मदद से क्या स्टीम प्रोड्यूस होती थी। तो वो बेसिकली जो इंजन डिजाइन हो तो स्टीम की बेस पे डिजाइन होता है, स्टीम प्रोड्यूस होगा तो इंजन चलेगा। सही है। एक साइंटिस्ट ऐसे ही अपने नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे थे, अब तो गीजर वगैरह होते हैं ना घर के अंदर। एक साइंटिस्ट नहाने के लिए जो है वो, साइंटिस्ट तो वो बाद में हुए, पहले तो वो एक आम इंसान थे, तो वो नहाने के लिए पानी को गर्म कर रहे थे। सही है बेटा। तो उन्होंने देखा कि जो जिस डेगची में या जिस पतीली वगैरह में जो है वो जिस बर्तन में पानी गर्म कर रहे थे, तो उसका कैप जो है ना, जब पानी बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन पे पहुंचा, जब बॉइलिंग पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो उन्होंने देखा उसका कैप हिल रहा था, कांप रहा था। तो अब ये नहीं सोचा उन्होंने कि यार कोई भूत भूत तो नहीं आ गया, कोई क्या हो गया, ये हिल क्यों रहा है। उन्होंने कहा ये ऐसा कैप हिला क्यों है पानी गर्म होते हुए। तो उन्होंने उसको चेक किया, जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि यार अंदर कोई फोर्स है जो इस कैप को क्या कर रही है, हिला रही है। और वो फोर्स क्या थी, एक्चुअली स्टीम थी। तो उन्होंने वहां से ये उसूल देखते हुए फिर स्टीम इंजन डिजाइन किया। क्या इंजन, क्या डिजाइन किया, तो जो सबसे पहले ट्रेन जो इंट्रोड्यूस हुई वो स्टीम इंजन की बेस पे हुई। तो फिर कोयले डालते थे, उसके अंदर से स्टीम प्रोड्यूस होता था, तो इंजन उससे क्या करता था बेटा, ऑपरेट करता था। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, दे ऑल यूज इलेक्ट्रिक पावर, वी यूज बसेस, कार, रेलवे कैरेजेस, एरोप्लेन एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ऑल ऑफ दीज आर रन बाय इंजन। इंजन ऑफ दीज व्हीकल आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स। फिर आप क्या करते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स को लिसन करते हैं। वी सी द इवेंट फॉर अवे, we see the events far away from us on the television screen and enjoy various programs telecast from the TV station। तो एक्चुअली आप करते क्या है स्टूडेंट, कि जब आप भले लंदन में प्रोग्राम हो रहा है, अमेरिका में प्रोग्राम हो रहा है, अमेरिका की न्यूज, लंदन की न्यूज, पेरिस की न्यूज, आप अपने स्क्रीन चैनल, आप अपने टेलीविजन या एलईडी के स्क्रीन के ऊपर जो है वो उसको बराह रास्त देख रहे होते हैं। सही है। तो बेसिकली किसकी वजह से देख रहे होते हैं, टेलीविजन की वजह से देख रहे होते हैं। तो इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, एफएम रेडियो हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्ले अ वाइटल रोल। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है क्या है बेसिकली, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, कैपेसिटर यूज हो रहे हैं, इंडक्टर यूज हो रहे हैं, ये होते क्या है, ये डिफरेंट आने वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे भी। ये बेसिकली कॉम्पोनेंट है जहां पे करंट कंट्रोल करना है, वोल्टेज कंट्रोल करना है, करंट इंड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है, तो वहां पे ये कंपोनेंट यूज हो रहे होते हैं। तो इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्ले अ वाइटल रोल। इसके अंदर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अभी हमने थोड़ी देर में पहले पढ़ा है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स ब्रांच होती है। सही है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक बहुत बड़ा किरदार है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को इन्वेंट करने में। तो लेजर टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन डिफेंस सिस्टम। फिर आपने एक लेजर टेक्नोलॉजी को बनाया, जो कि बेसिकली क्या है, एक आप अपनी दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ना अक्सर बच्चों के हाथ में लेजर लाइट्स होती हैं, तो लेजर लाइट का जो विजन होता है वो बहुत दूर तक ज्यादा होता है। फिर आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि कहीं रॉबरी हो रही है, कहीं डकैती पड़ रही है, तो वो लेजर लाइट के थ्रू जो है वो बैंक का जो है वो ग्लास का गेट कट कर रहे होते हैं। सही है। फिर इसी तरीके से हमारे पास लेजर वेपन्स भी हैं, ऐसे जौहरी हथियार हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स कहलाते हैं, लेजर लाइट की फॉर्म में होते हैं, जिससे कि अगर आपने कोई बुलेट फायर किए तो वो किसी इंसान को लगेगी वो मर जाएगा। इसी तरीके से लेजर लाइट क्या होती है कि जिस इंसान के जिस हिस्से से गुजरेगी वो लाइट, वो कट करके उसी वक्त गिरा देगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के हाथ से गुजरती है लेजर लाइट, तो वो क्या कर देगा, उसका हाथ कट करके जिस हाथ के हिस्से पर गुजरेगी वो कट करके उसको अलग कर देगा। तो लेजर टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन डिफेंस सिस्टम, मेटलर्जी, मेडिकल। फिर देखें आप इसकी मेडिकल साइंसेस में ट्रीटमेंट होती है। हार्ट के जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, पहले तो ये होता था कि कट लग के ऑपरेशन होते थे, अब हार्ट के ऑपरेशन लेजर की फॉर्म में भी हो रहे हैं। सही है। पहले आंखों के ऑपरेशन होता था, मोतिया अगर किसी को हो गया है, आंखों में डिजीज हो गई है, तो उसको अगर ऑपरेट करना तो पहले कट वगैरह लगते थे, ऑपरेट करते थे। अब लेजर लाइट्स ऑपरेट करते हैं, कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं लगते। So medical sciences and astronomy, which has its root in atomic physics. Many countries, including Pakistan, utilize nuclear energy to produce electric power. कई मुल्कों में, और पाकिस्तान उसमें शामिल है, इंक्लूड है, तो उसने न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने की
कोशिश की और कामयाब तजुर्बा किया है. प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज द एरिया ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. वी कैन सी दैट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन वन वे और द अदर. आप जिंदगी के जिस हिस्से को भी उठा के देख लें, कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स इन्वॉल्व दिखेगी. Thus, physics is playing a vital role in framing our life. तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेटा फिजिक्स का एक बहुत बड़ा किरदार है एंड इन्फ्लुएंस आवर वे ऑफ थिंकिंग. और हमारे इसमें इसके बारे में हम सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं. यूजेस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी. यूजेस ऑफ लेजर, पहले बताएं क्या तमाम स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स समझ में आ गई? क्या तमाम स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स क्लियर हो गई? फिर हम आगे बढ़ते हैं. अगर तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई कर देंगे तो मुझे जल्दी हो जाएगी, जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह. ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है. अगला टॉपिक है, क्या है? यूजेस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी. यूजेस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी. लेजर इज वाइडली यूज इन डिफेंस सिस्टम. सही है. लेजर अभी हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि लेजर बेसिकली क्या है, डिफेंस सिस्टम के लिए यूज हो रहा है. इसके क्या क्या यूजेस हैं हमने इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ में पढ़ा. तमाम स्टूडेंट बताएं क्या आपको वो स्क्रीन शेयर हो रही है जिस पर यूनिट मेंशन है? हमने यहाँ तक कन्वर्जन कंप्लीट करी थी लास्ट टाइम और होमवर्क दिया था, तो आपने होमवर्क भी कर लिया. तो फिर हमने कुछ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिस्कस करी थी. क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये नोटपैड वाली स्क्रीन शेयर हो रही है जिसमें मैंने हैंड रिटन वर्क किया हुआ है? कशफ, माहा, अरुणा जल्दी रिप्लाई कर दें. ठीक है. चले अभी मैं जरा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि स्टूडेंट ने कहाँ तक प्रैक्टिस कर ली है घर पर. जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं. 20 मिनट को मैं सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 1 आवर को मैं मिनट में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 10 मीटर पर सेकंड को मैं आवर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 40 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूंगा? शाबाश, जल्दी से सॉल्व करके बेटा, शाबाश, जल्दी से सॉल्व करके मुझे 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाएं. इसका आंसर क्या आ रहा है? तो मैं यहाँ आंसर लिखूंगा सेकंड में. ये आंसर का कॉलम हो गया. इसका आंसर आएगा मिनट में. इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में. और इसका आंसर आएगा, सॉरी यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है. इसका आंसर मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर. तो इसका आंसर मुझे किलोमीटर, इसका आंसर मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए. इसका आंसर मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए. जल्दी से पहले चारों एक साथ सॉल्व करें, फिर एक साथ नंबर 1 2 3 करके आंसर मेंशन करें. अरुणा, कशफ, माहा. मैं वेट कर रहा हूँ बेटा. कशफ, माहम, अरुणा, मैं वेट कर रहा हूँ. आपके पास 3 से 4 मिनट है इसकी जल्दी से कन्वर्जन करके. शाबाश. मुझे इसका अरुणा ऐसे रिप्लाई करेंगे कि 1 2 3 4 के आंसर एक साथ रिप्लाई करें यूनिट के साथ, फिर माहम भी और कशफ भी. यस सर, वेट कर रहा हूँ. जी जी जी.